चलिए बच्चों आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनोपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना सीखा था। मोनोपोल मतलब अकेला नॉर्थ पोल, अकेला साउथ पोल। हालांकि हम जानते हैं कि अकेला नॉर्थ पोल, अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी हम मैग्नेटिक फील्ड तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक, लिख तो सकते हैं, मना कौन कर सकता है। अब हम लिखेंगे डायपोल की वजह से। व्हेन आई से डायपोल आई मीन दैट दोनों पोल एक साथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ, जिसे आप बार मैग्नेट भी कह सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास ये बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर आपका प्लस एम, यहाँ पर आपका ये प्लस एम और ये आपका माइनस एम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो ऑफ कोर्स साउथ टू नॉर्थ होता है। ये है आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और अगर मान लीजिए कि इस मैग्नेट की लेंथ अगर L है, तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो होगी वो m × L होगी। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना अलग अलग पॉइंट पे। अच्छा, एक बात और, मैंने हेडिंग में लिखा है बार मैग्नेट शॉर्ट। छोटी बार मैग्नेट है, हम उसके लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अगर बड़ी हुई तब भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग याद जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट मैग्नेट का फॉर्मूला ही याद कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक्सिस पर। व्हेन आई से एक्सिस आई मीन द लाइन अलोंग द मैग्नेट। जिस तरफ मैग्नेट है उस तरफ यह लाइन है। ठीक है, इस लाइन को हम नाम देंगे एक्सिस। और एक लाइन ऐसी है जो इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर, जो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम इक्वेटोरियल बोल सकते हैं। इट इज योर इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल का मतलब ये भी हो गया कि ये वाला जो लाइन है ये मैग्नेट के परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ ये लेंथ अगर L/2, तो मेरे बच्चों ये वाले लेंथ भी L/2। तो चलो निकालते हैं, पहले एक्सिस पे निकालते हैं, बाद में सब होता रहेगा, पहले एक्सिस पे निकालते हैं। एक्सिस पर मैं इस पॉइंट पर निकालने की मूड में हूं। अच्छा, पहले डायरेक्शन दिखाता तुम लोगों को। इस प्लस m की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ, माइनस m की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। हम जानते हैं कि प्लस m वाला जो पॉइंट है वो नजदीक है, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी। माइनस m वाला पॉइंट दूर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ये वाली छोटी होगी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी। एक्सिस के अलोंग जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी। जो लेफ्ट वाले पॉइंट है एक्सिस पर ही, उनको देखो, तो माइनस m की वजह से रेडियली इनवर्ड्स होगी, प्लस m की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स होगी। माइनस m वाला पॉइंट नजदीक है तो अंदर वाली बड़ी होगी, प्लस m वाला पॉइंट दूर है तो ये बड़ा छोटी होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आएगी। तो एक्सिस पर चाहे पॉइंट आपका राइट में हो चाहे आपका पॉइंट लेफ्ट में हो, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, और ये डायरेक्शन वही है जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। जरा चेक करो, आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे। आपको वैसे बाकी बातें ठीक है, वैल्यू निकालो। बिल्कुल निकालते हैं। मान लीजिए कि मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो जो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है मैं वो लिखना चाह रहा हूं इस प्लस m की वजह से बाहर की तरफ कितनी, μ0/4π। बच्चों फॉर्मूला याद है ना, अकेले पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था k मतलब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है μ0/4π m/r²। ये तो है प्लस m की वजह से, और ऑफ कोर्स माइनस m की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा, इसमें से इसको माइनस कर दो। माइनस m की वजह से आएगी μ0/4π m/ डिस्टेंस का स्क्वायर। सॉरी बच्चों, डिस्टेंस, इस m से ये जो डिस्टेंस है सब बच्चों ने देख ली होगी। ये डिस्टेंस अगर r है तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस आपकी r-L/2 है। तो ये जो प्लस m है ये यहां से r-L/2 डिस्टेंस दूर है। r-L/2 तो ये है,
और ये जो माइनस एम है ये यहां से कितना तो डिस्टेंस दूर है r प्लस एल बाई टू, तो r प्लस एल। हो गया अपना काम, तो बड़ा हो गया हमारा काम। तो इस प्लस एम के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें से ये जो माइनस एम के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इसको माइनस कर दो और हमारे पास बढ़िया सा आंसर आ गया। आई थिंक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, m कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, नीचे आ जाएगा अपने पास r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर और ऊपर आ गया r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, आर एल माइनस माइनस आर एल दैट इज 2RL। मेरे ख्याल से ऊपर ऐसा आ जाएगा, ठीक। हमारे पास आ गया दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। वैसे तो ये आंसर अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं अपन। वो क्या कि हम शॉर्ट मैग्नेट के लिए स्पेसिफिकली आंसर याद करने वाले हैं। तो मैं कहूंगा कि उस केस में आप कह सकते हो कि मैग्नेट अगर शॉर्ट है इट मीन्स दैट कि L की जो वैल्यू है वो R के सामने छोटी है, और अगर L की वैल्यू R के सामने बहुत छोटी है, अगर आपका L इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, तो ऑफ कोर्स एल स्क्वायर बाई 4 जो होगा वो आर स्क्वायर के सामने भी छोटा होगा। तो इस केस में आप एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको आप लिख सकते हो कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो बाहर, ठीक है, 2 टाइम्स एम आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 को सिर्फ आर स्क्वायर लिख दो, आर स्क्वायर का बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा आर की पावर 4, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ml अपॉन आर क्यूब। ये जो ml है पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस, इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं। और हमारे पास एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स कैपिटल M अपॉन आर क्यूब। ये आपके पास एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। याद करो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से भी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद किया था, वहां पर फॉर्मूला आया था 2kp अपॉन आर क्यूब। वहां पर भी 2 था, यहां पर भी 2 है, वहां पर कांस्टेंट k था, यहां पर कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, वहां पर p था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पर m है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एक बात और, इसकी जो डायरेक्शन है वो वही है जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, ये है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एग्जैक्टली इसी की तरफ है। तो आप कह सकते हो कि एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वेक्टर फॉर्म में अगर याद करना चाहो तो इट विल बी 2 टाइम्स कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन आर क्यूब, ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए m कैप लिख दूं कि जो डायरेक्शन m वेक्टर की है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। m इंटू m कैप कैन बी रिटन एज m वेक्टर, सो वी कैन से कि इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m वेक्टर अपॉन r रेज़ टू पावर 3। ये है आपके पास एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों का मन कर रहा है बहुत जोर जोर से कि सर इस 2 से 4 को काट दें। नहीं यार मत काटना, क्योंकि ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपने आप में कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपन ने याद कर रखी है 10⁻⁻⁷, तो ऐसे याद करने में अच्छा रहता है ना। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सिस के अलोंग आपके पास फॉर्मूला आ गया ये, ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था 2kp अपॉन आर क्यूब, यहां पर भी है 2km अपॉन आर क्यूब। बढ़िया, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ कहां पर निकाला है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सिस पे निकाला है, हमें बाकी पॉइंट्स पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलिए निकालते हैं। अब निकालते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते हैं। एक बार अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गया तो उसके बाद हमारे पास हम बाकी पॉइंट्स में निकाल लेंगे। चलिए बच्चों, अच्छा रिजल्ट है, याद रखना है
नेक्स्ट इज इक्वेटोरियल। अरे बेटा डायग्राम नया बना लेते हैं, आप चाहो तो उसी डायग्राम से काम चला सकते हो। मैंने तो बेटा ठीक है बहुत कुछ लिख दिया था इसलिए मैं तो नया डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, सुनो, ये आपके पास मैग्नेट, बार मैग्नेट, और ये माइनस है, ये प्लस है, ये आपके डिस्टेंस L। डायपोल मोमेंट आपका ऑफ कोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। मुझे है ना इसके इक्वेटोरियल पर निकालना है। इक्वेटोरियल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द मैग्नेट, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द मैग्नेट। This is your इक्वेटोरियल लाइन। ये क्या है बच्चों? दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन ठीक है, चल जाएगा अपना काम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ऑफ कोर्स दिस विल बी 90, दिस विल बी L/2, दिस विल बी L/2। यहां से R डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है P, डिस्टेंस बड़ा यहां से R है, और फार अवे पॉइंट मतलब शॉर्ट मैग्नेट माननी है। अगर शॉर्ट ना मानोगे तब भी एक फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन याद वही करना है जो शॉर्ट मैग्नेट वाला हो। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बार मैग्नेट की वजह से, तो ये रहा आपका नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की वजह से, इस अकेले पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी U। ये है साउथ पोल माइनस है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी U। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वैल्यू वही होगी। तो अगर मैंने इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B लिखी है तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड तो B ही लिखूंगा। क्यों? जो पोल स्ट्रेंथ इसकी वही पोल स्ट्रेंथ इसकी, जो डिस्टेंस ये वही डिस्टेंस ये। फेयर एनफ। मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी ऐसे बार मैग्नेट के पैरेलल। अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा। समझ गए? ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये वापस से थीटा। इस B के दो कंपोनेंट आएंगे, B साइन थीटा, B कॉस थीटा, B कॉस थीटा, B साइन थीटा। B साइन थीटा, B साइन थीटा कैंसिल हो गया और इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई है ऐसे, जिसकी वैल्यू है 2 टाइम्स अकेले पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स कॉस थीटा। ये B किसकी वजह से? अकेले पोल की वजह से। ये B किसकी वजह से? अकेले पोल की वजह से। अकेले पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 2 टाइम्स कॉस थीटा। ये आपके आ गई है नेट मैग्नेटिक फील्ड। और ये है किधर? ये आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट है। तो हमारे पास जो इक्वेटोरियल पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है 2 टाइम्स अकेले की वजह से। अकेले की वजह से आएगा, याद कीजिए बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, टाइम्स कॉस थीटा। कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज L/2 एंड हाइपोटेनस इज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4। 2 से आपका 2 कैंसिल, और इक्वेटोरियल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ गई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर निकाल लो, m इंटू एल। पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन, उसको कैपिटल M लिख दो। दैट इज अवर डायपोल मोमेंट अपॉन नीचे क्या आ गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। वैसे तो मेरे बच्चों ये आंसर है, बट मेरे बच्चे कहेंगे सर एक अप्रोक्सीमेशन तो लगा ही सकते हो कि मैग्नेट आपका बहुत छोटा है, और अगर मैग्नेट छोटा है तो R इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू L।
या फिर ऐसे कहूँ कि L इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, तो ऐसे केस में R स्क्वायर के सामने L स्क्वायर बाई 4 बहुत छोटा होगा, R स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो नीचे R क्यूब आ जाएगा, और इक्विटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R रेज टू पावर 3। अच्छा है, अगर आपको डायरेक्शन भी निकालनी है तो आप कह सकते हो कि सर ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और रही बात डायरेक्शन की, तो उसके लिए आप कह सकते हो कि ये आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट आ रही है, तो आप कह सकते हो कि सर डायरेक्शन विल बी ऑफ कोर्स माइनस एम कैप। इट इज माइनस एम कैप इज ए यूनिट वेक्टर अपोजिट टू एम वेक्टर, जिस तरफ आपका एम वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एम इंटू एम कैप इज ऑफ कोर्स एम वेक्टर, माइनस को बाहर निकाल लो, दैट इज माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर रेज टू पावर 3। ये हमारे पास इक्विटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर वेक्टर फॉर्म में याद करना चाहो तो माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख गया, इक्विटोरियल पे भी सीख गया, सर किसी और पॉइंट पर निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपको बल्कि निकाल कर दिखाते हैं, आपको बड़ा निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कितना आता है। सुनिएगा, एट एनी जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास ये रही आपकी बार मैग्नेट, बार मैग्नेट को मैंने ऐसे दिखा दिया, एम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ऐसे, और मुझे जनरल पॉइंट पे निकालना है। मान लीजिए कि मुझे है ना यहां कहीं निकालना है, आर डिस्टेंस दूर, ये आपका आर वेक्टर है, यहां कोई पॉइंट पी है और मुझे निकालना है यहां पर, और ये वाला एंगल आपका थीटा है। आराम से देखना, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको आप वेक्टर क्वांटिटी है तो कंपोनेंट ले सकते हो। इस एम के दो कंपोनेंट आएंगे, एक एम का कंपोनेंट आएगा इस तरफ, दैट इज एम कॉस थीटा, एक इधर की तरफ आएगा एम साइन थीटा। अब सुनना मेरी बात, इस पॉइंट पर पहले एम कॉस थीटा की वजह से निकालो। आप कहोगे कि सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एम कॉस थीटा की एक्सिस पर है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे आएगी। मैं जिसको एक बार के लिए, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्या क्या बोलता रहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जिसको मैं नाम दे रहा हूं बी पैरेलल, ऐसे जानबूझ के बी पैरेलल दे रहा हूं, और इसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर रेज टू पावर 3। फिर याद आया कि जिसकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं उसका डायपोल मोमेंट एम थोड़ी है, इसका तो एम कॉस थीटा है, तो जहां एम लिखा था वहां पर एम कॉस थीटा लिख दो। दिख तो रहा ना? ठीक। अब इस एम साइन थीटा की वजह से लिख दो, इस एम साइन थीटा के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विटोरियल पॉइंट है। कहां पर है? इक्विटोरियल पे। और जिस तरफ आपका डायपोल मोमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैं इसको नाम दे रहा हूं बी परपेंडिकुलर। और इक्विटोरियल वाले पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करके बैठ चुके हैं, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर रेज टू पावर 3। लेकिन फिर याद आया कि यहां पर हम ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं किसकी वजह से लिख रहे हैं? एम की वजह से नहीं, एम साइन थीटा की वजह से। तो एम नहीं मेरे बच्चों, एम साइन थीटा। मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख चुका, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख चुका। नेट लिखनी हो तो इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ना तो आसान सा काम है। इन दोनों के कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी
it will be something like this. This will be your net magnetic field, and let's say it is making this angle phi. I could easily say कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई है रूट ऑफ बी पैरेलल का स्क्वायर प्लस बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, m बाहर आ गया, r रेज टू पावर 3 बाहर आ गया, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक कॉस स्क्वायर तो 1 ही हो गया। तो आप कह सकते हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r रेज टू पावर 3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा ही फॉर्मूला आप लोगों ने पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी याद किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, याद आ गया होगा। इवन ये जो आर वेक्टर है और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में अगर ये वाला एंगल निकालना हो तो आप एंगल भी निकाल सकते हो कि tan फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में है बी परपेंडिकुलर, बेस में है बी पैरेलल। तो बेटा डिवाइड करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब कैंसिल, हमारे पास आ गया साइन थीटा अपॉन 2 टाइम्स कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा बाई 2। तो कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड आर वेक्टर, तो मैं कह सकता हूं कि दैट एंगल इज फाई, एंड फाई कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। थीटा क्या आप जानते हो ना, आपका डायपोलमेंट है इस तरफ और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो आर वेक्टर है इस तरफ। डायपोलमेंट और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये। इसमें एक हमसे बात और पूछ सकते हैं, मैं लिख देता हूं कि थीटा क्या है। थीटा इज एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड r वेक्टर। आपके m वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। कोई मुझसे ये पूछे कि सर व्हाट इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल है, तो चलो सोचते हैं। किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना हो ना तो पहले दोनों के टेल्स को जोड़ दो। तो इस m वेक्टर को उठाओ और उठाकर 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 यहां लगाओ, ये रहा आपका m वेक्टर। m वेक्टर ऐसे है, b वेक्टर ऐसे है। अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। सो मेरे ख्याल से m वेक्टर और b वेक्टर के बीच में टोटल एंगल आ गया थीटा प्लस फाई। तो यू कुड से कि सर दैट इज थीटा प्लस फाई या थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। ये आ गई हमारी सारी की सारी इसकी थ्योरी। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह याद करने में आपको कोई खास टाइम लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि सारे फॉर्मूले वही हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से थे। ठीक है, तो ऐसे कोई अलग से बात बच्चों इसमें है नहीं। चलिए बेटा आगे चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ फोर्सेस वगैरह और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले पर भी सवाल इक्का दुक्का कर लेते हैं। सुनिएगा, ऐसे फॉर्मूले बेस्ड 2-4 सवाल है, कर लो यार। जैसे हाँ, आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, 2 मैग्नेट्स आपके पास, एक मैग्नेट पड़ी है ऐसे, शॉर्ट मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर। इसका डायपोल मोमेंट है m।
एक दूसरी शॉर्ट मैग्नेट और है, ऐसे, जिसका साउथ पोल यहां पर है, नॉर्थ पोल यहां पर है, इसका डाइपोल मोमेंट भी है m। इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो r है, और इन दोनों के बीच में यहां कहीं मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट मतलब यहां से r/2, यहां से भी r/2, ठीक है। मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बताओ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट। तो सोचते हैं पहले इसकी वजह से, इसका डायपोल मोमेंट है यूं, और इसके लिए ये वाला पॉइंट है इक्वेटोरियल पे। भाई ये वाला जो पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑफ कोर्स डायपोल मोमेंट के अपोजिट, और वो हमें लिखनी आती है। इक्वेटोरियल पर शायद फॉर्मूला आया था μ0/4π m अपॉन डिस्टेंस की पावर 3। ये डिस्टेंस आपका r/2 की पावर 3, तो r³/8, ठीक है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसका डायपोल मोमेंट है ऐसे, और ये मिड वाला जो पॉइंट है ये ऑफ कोर्स एक्सिस पर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। वो कितनी आएगी? 2 टाइम्स, एक्सिस पर है इसलिए 2 टाइम्स μ0/4π m अपॉन डिस्टेंस की पावर 3, r/2 की पावर 3, तो दैट इज r³/8। तो मेरे ख्याल से इसका दुगना हो गया, तो मैं इसको एक बार के लिए 2 भी लिख दूं, इसको b लिख दिया, इसको 2 भी लिख दूं। अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड b वाले पॉइंट पर निकालनी है तो मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पर b ऐसे है, 2b ऐसे है, net magnetic field will be like this, and that net magnetic field will be root of b square plus 4b square, that comes out with √5b, and that is √5। b की वैल्यू हम पहले से लिख चुके हैं, that is μ0/4π m अपॉन r⁻3। 8 को यहां लिख देते हैं यार। सर 8 से 2 काट दूं? काट भी सकते हो, ठीक है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है यार, मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है। ये आ गई आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल, हालांकि ये सवाल भी हम लोगों ने इलेक्ट्रो के अंदर कर रखा था, और आंसर भी मोर और लेस वही आएगा जो वहां पर था, बट फिर भी एक बात तो सुन लो। आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि 2 बार मैग्नेट्स हैं, शॉर्ट, ऑफ कोर्स शॉर्ट बार मैग्नेट्स हैं, इसका ये साउथ पोल, इसका ये नॉर्थ पोल। आपके पास एक दूसरी बार मैग्नेट है जिसके लिए ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। These are 2 short magnets and separation between them is r। ये सेपरेशन आपका r है। इसका डाइपोल मोमेंट है मेरे पास m1, इसका डाइपोल मोमेंट मेरे पास है m2। सेपरेशन दोनों के बीच में r है, एंड बाकी अप्रोक्सीमेशन सही है, शॉर्ट मैग्नेट्स एंड समथिंग लाइक दैट। फाइंड magnetic force between these बार मैग्नेट्स। इन दोनों बार मैग्नेट्स के बीच में कितना आपका मैग्नेटिक फोर्स है, निकालते हैं यार। चलो सोचते हैं। चलो इस M2 को है ना, मैं ऐसे कह रहा हूं कि यहां पर -m मान लेता हूं, यहां +m मान लेता हूं, और यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है वो मैं एक बार के लिए L मान लेता हूं, उसमें से ये L/2, तो बाकी बचा ये भी तो L/2। m × L को
मैं वापस से m2 लिख दूंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, इस बार मैग्नेट के लिए ये बार मैग्नेट जो है एक्सिस पर है। ठीक है, इस साउथ पोल पर फोर्स किधर लगेगा, मेरी बात सुनना ढंग से। इस बार मैग्नेट की वजह से, इस बार मैग्नेट के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये ऑफ कोर्स एक्सिस पर है, तो इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, तो इस साउथ पर फोर्स लगेगा ऐसे। सर क्यों, सिखा रखा है तुम लोगों को। नॉर्थ पोल पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, जैसे पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, बिल्कुल वैसे। जैसे नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वैसे साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और इस फोर्स को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं m इंटू इसकी वजह से यहां पर b, मैं इसको b1 लिख देता हूं। सर माइनस क्यों लगाया, बेटा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था, डायरेक्शन दिखा तो दी। इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो इस नॉर्थ पोल पर उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स आएगा ऐसे, जिसको मैं F2 लिख रहा हूं। इस F2 को हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैं उसको एक बार के लिए V2 बोल दूं। कौन सा बड़ा है, मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये वाला जो पॉइंट है ये इस बार मैग्नेट के नजदीक है, तो B1 की वैल्यू बड़ी है, तो F1 बड़ा है। F1 बड़ा है, F2 छोटा है, तो इस पूरे के पूरे मैग्नेट पर नेट फोर्स आएगा अंदर की तरफ, और उस नेट फोर्स की वैल्यू होगी, मेरे बच्चों क्या वैल्यू होगी, तो आपको सर F1 माइनस F2 लिख दो। F1 इज MB1 माइनस MB2, दैट इज M टाइम्स B1 माइनस B2। इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत आसान, एक्सिस वाले पॉइंट पर हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, 2 टाइम्स k इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 अपॉन डिस्टेंस की पावर 3, यहां से यहां तक के डिस्टेंस है r माइनस L/2 माइनस, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी, 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके कारण कितनी m1 अपॉन डिस्टेंस की पावर 3, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस L/2 की पावर 3। वैसे तो ये आंसर है, बट हमें ऑफ कोर्स m1 m2 के टर्म्स में आंसर निकालना है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 बाहर, m तो बाहर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, कैपिटल M1 बाहर, नीचे आ गया r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, और ऊपर आ गया r स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर, अरे बेटा स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर नहीं बेटा, ये पावर बड़ा 3 है, बड़ा की पावर 3 है, मैंने गलत लिख दिया, ये बड़ा पावर 3। तो जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो। अब हमारे पास जो टर्म्स बची मैं उनको ऐसे लिख सकता हूं, देखना, r माइनस L/2 की पावर -3 माइनस r प्लस L/2 की पावर -3, और अच्छे से लिखेंगे इसको, 2 टाइम्स स्मॉल m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1, इस r रेज टू पावर -3 को बाहर निकाल लो, तो नीचे आ गया r3, 1 माइनस L/2 r की पावर -3 माइनस r थोड़ा बाहर आ चुका है, 1 प्लस L अपॉन 2r की पावर -3। L जो है वो R के सामने बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दो। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोगों को लिखनी आती है, हम बड़े आराम से कर देंगे। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है क्या बच्चों, याद तो ना, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं अगर x 1 के सामने बहुत छोटा है तो।
तो आप कहोगे कि मेरे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ गई है 2 बाहर, m बाहर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, m अपॉन r रेज टू पावर 3 बाहर। ये -3 अंदर आया तो 1 प्लस 3l अपॉन 2r माइनस 1 माइनस अंदर आया -3l अपॉन 2r, और 1 से तो 1 कैंसिल, दैट कम्स आउट विद 2 टाइम्स m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r रेज टू पावर 3, 3l अपॉन 2r, 3l अपॉन 2r, दैट कम्स आउट विद 6l अपॉन 2r। ओ सॉरी, ऊपर तो l है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, m इंटू l को मैं वापस से m2 लिख सकता हूं, m2 लिख सकता हूं। तो मेरे पास आंसर आ गया है 6 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r raised to power 4. This is our net force. This is our net force. हो सकता है कि ये वाला फॉर्मूला तो क्या, ये वाला तो सवाल है, ये सवाल का आंसर ही कई बच्चों को याद हो कि सर हमने है ना यही सवाल है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, एक डायपोल पड़ा था P1 डायपोलमेंट, एक डायपोल पड़ा था P2 डायपोलमेंट, तो उन दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स था और उसकी वैल्यू थी 6 टाइम्स K P1 P2 अपॉन R रेज़ टू पावर 4, 6 टाइम्स K P1 P2 अपॉन R रेज़ टू पावर 4। सेम कैलकुलेशन, सेम कहानी, हर चीज़ रिपीटेटिव है, अब तक कोई भी चीज़ नई नहीं है, सिर्फ आपको मैं कंफर्टेबल कर रहा हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे आप कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद तो आराम से हम सब्जेक्ट डेवलप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, कंफर्टेबल कर रहे हैं सिर्फ, है ना। आगे चलें। एक बात और, हमने सवाल बढ़िया कर लिया, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा ये कहे कि सर ऐसा ही सवाल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना एक फॉर्मूले से भी सिखाया था हमें, और उसमें आपने ये कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कोई डायपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा आपने कुछ किया था, हाँ बेटा किया था। क्या सर ऐसा काम यहां कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सुनिएगा। यहां पर मेरे ख्याल से साउथ था, यहां पर नॉर्थ था, दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो आपके पास R है, इसका डायपोलमेंट M1 है और इसका डायपोलमेंट M2 है। मुझे पता करना है कि M2 पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। M2 किसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है? तो आप बोलोगे सर ये M2 जो है ये M1 की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, तो इस पर फोर्स आएगा। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ करता था डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड विथ dE/dr, E किसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से यहां पर फोर्स आएगा M2 मल्टीप्लाइड बाई dE/dr, इसका तो M2 और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, उसका तो डायपोलमेंट M1 मल्टीप्लाइड बाई dE/dr, अगेन बेटा सॉरी dE/dr नहीं dB/dr, अगर उसका मैग्नेटिक डायपोलमेंट लिख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, एक लाइन में आंसर आ जाएगा और आसान पड़ जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इतना कुछ याद करो, ठीक है, बट स्टिल रिलेट करना तो अच्छा लगता होगा तुम लोगों को। तो आप कह सकते हो कि फोर्स की वैल्यू आ गई है M2 इंटू d/dr ऑफ B1। B1 मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए ये वाला पॉइंट कहां पड़ा है? एक्सिस पर। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था क्या? 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 अपॉन R रेज़ टू पावर 3, बाहर निकाल लो, 2 बाहर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, M1 M2 बाहर, d/dr ऑफ R रेज़ टू पावर -3। R रेज़ टू पावर -3 का डिफरेंशिएशन तुम लोग जानते ही हो बड़ा, -3 बाहर आ जाएगा, -6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
m1 m2 r की पावर -4, जिसको मैं r⁴ लिख सकता हूँ। ये जो माइनस साइन है तो सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो r वेक्टर के अपोजिट है, बस, बाकी तो ठीक है। ये आपका फोर्स है। आपको अगर ये फॉर्मूला अच्छा लगता हो बच्चों, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। चलिए बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ना, आगे चलिए बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। अब देखते हैं बेटा, छोटी सी बात है, कोई बहुत हाई फाई बात नहीं, बिल्कुल छोटी सी बात है, और इतनी छोटी सी बात है कि इस पर ना कोई सवाल जे वगैरह में बेटा नहीं पूछा गया, और बिल्कुल ऐसे 5-1 मिनट की सी बात है, बट मैं थोड़ा ढंग से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर थोड़ी चीज़ें बिल्डअप करनी है आगे जाके, ठीक है ना, तो सुनते रहो। मैंने आपको ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज की प्रॉपर्टीज लिखाई थी तो मैंने आपको ये लिखाया था कि अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करेगा। तो आज वो दिन आ गया है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है +q और उसके पास है वेलोसिटी v वेक्टर, ठीक है बच्चों। इसका जो भी रिजल्ट है, ये सारा का सारा रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल है बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता किया गया, ठीक। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो रीजन में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे। सुनिएगा, एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म दैट कि जो भी इसका लाइन ऑफ मोशन होगा उस पर किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। जो इसका लाइन ऑफ मोशन है वहां पर किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, इवन इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। दिस इज योर लाइन ऑफ मोशन। ये लाइन ऑफ मोशन शब्द से दिक्कत तो नहीं है, वो लाइन जिसके अलोंग मोशन हो रहा है, यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, पहली बात तुम्हारे पास ये है। मैं एक बात और बोलूंगा, इस पॉइंट चार्ज के कारण मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां से यहां तक एक आर वेक्टर लिख दो। ये आपका आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, जिसकी वैल्यू अभी है 0। तो आप कह सकते हो थीटा, अगर एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर है, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई तो उस केस में आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता लगेगी कि 0 होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आर वेक्टर ऐसे लिख दो। आर वेक्टर ऐसे लिख दो। वी वेक्टर है ऐसे, आर वेक्टर है ऐसे, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, जिसकी वैल्यू अभी है पाई। अगर आपके थीटा की वैल्यू पाई रेडियन या 180 डिग्री होगा, तब भी आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर इस बोर्ड के प्लेन में इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स की अगर बात की जाए, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, जैसे मान लीजिए यहां कहीं कोई पॉइंट है, दिस इज योर आर वेक्टर एंड दिस एंगल इज थीटा। तो इस पॉइंट पर पता लगा है, अगेन एक्सपेरिमेंटली, बेटा कैसे एक्सपेरिमेंटली,
कि मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, ये डॉट लगा रखिए, इसका मतलब आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। यही नहीं, अगर आप यहां निकालोगे तब भी आउटवर्ड्स, यहां निकालोगे तब भी आउटवर्ड्स, यहां निकालोगे तब भी आउटवर्ड्स। इस लाइन ऑफ मोशन के ऊपर जितने पॉइंट हैं इस बोर्ड के प्लेन में, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स 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 आउटवर्ड्स, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। इसी तरीके से अगर मैं ये एंगल थीटा, ये आपका आर वेक्टर, वी वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, तो इस पॉइंट पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो आएगी अंदर की तरफ। अंदर की तरफ को हम हमेशा क्रॉस से दिखाएंगे, क्रॉस। और ऐसा नहीं कि यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहां भी 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 अंदर की तरफ, यहां भी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड्स है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड्स है। सर आपको कैसे पता लगा ये सब कुछ? बेटा ने पहले बोला कि मेरे को कुछ पता होता नहीं है, एक्सपेरिमेंटली किया गया, मुझे रिजल्ट याद है इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता किया गया, मुझे पता होता कुछ नहीं है, मैं तो बेटा ठीक है सुनी सुनी बातें, है ना। तो ये तो वही बात डायरेक्शन की। अगली बात कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इस चार्ज को दुगना किया गया तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड दुगनी हो गई है। चार्ज को 3 गुना किया तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड 3 गुना हो गई है। लाइन ऑफ मोशन के अलावा जो पॉइंट है उनकी बात चल रही है, लाइन ऑफ मोशन पर तो 0 रहेगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फिर वेलोसिटी को चेंज करके देखा गया, वेलोसिटी को दुगना करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड दुगनी आती है, वेलोसिटी को 4 गुना करते हैं तो वेलोसिटी को दुगना करते हैं तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड दुगनी आती है, वेलोसिटी को 4 गुना करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना आती है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगली बात कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। यहां पर ऑफ कोर्स थीटा की वैल्यू 0 है क्योंकि वी वेक्टर भी सामने की तरफ, थीटा वेक्टर भी वी वेक्टर भी सामने की तरफ, आर वेक्टर भी सामने की तरफ, तो थीटा 0, साइन 0 0, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0। इस वाले पॉइंट पर वी वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, साइन 180 इज ऑफ कोर्स 0, तो यहां पर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड 0। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस r है तो मैग्नेटिक फील्ड b है। इसी पॉइंट से आगे चलता जाऊं और डिस्टेंस अगर मैंने 2r कर दी, बाकी सब चीजें सेम, q सेम, v सेम, थीटा सेम, तो अगर दुगने डिस्टेंस पे जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 हो जाएगा। तो इन सबको मिलाकर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला आया है वो आया है μ0/4π, ये आपका कांस्टेंट, एंड qv sin थीटा अपॉन r²। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तब भी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही रहता, डायरेक्शन वाला खेल बिल्कुल उल्टा हो जाता। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। वो डायरेक्शन लिखना सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो एक बार के लिए। लेकिन नेगेटिव चार्ज होते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, एक बार के लिए आपको इतना मानना है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट इज अब बात आती है इसी को वेक्टर फॉर्म में याद करने की। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक काम करो, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दो और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है μ0/4π q v क्रॉस r/r³। नीचे r³ कैसे आ गया बच्चे? q तो बाहर निकाल ले, एक r ऊपर एक r नीचे, तो नीचे तो आ गया r³। वी आर साइन थीटा को हम
V क्रॉस R लिख सकते हैं। V क्रॉस R जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा। देखना ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखना, ये आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, V वेक्टर है ऐसे और R वेक्टर है ऐसे, और मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना हो, तो आई रियली होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा। नहीं आता होगा तो अब सीख लो, हालांकि आता होगा 12वीं क्लास में। इसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करो, और राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि पहले अपना राइट हैंड लो अपना, ठीक है, और V क्रॉस R करना है तो पहले राइट हैंड को V की तरफ फैला दो, ठीक है। अब R वेक्टर है ऐसे, V क्रॉस R करना है तो पहले V की तरफ हाथ फैला दो। अब R की तरफ अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे कर्ल करो, ऐसे रोटेट करो, कर दिया। जिस तरफ अंगूठा है वो डायरेक्शन है V क्रॉस R की। जो डायरेक्शन V क्रॉस R की है वही डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड की है, क्योंकि आपका Q तो पॉजिटिव, Q तो आपका पॉजिटिव है। और अगर Q नेगेटिव होता तो ऑफ कोर्स फिर V क्रॉस R के अपोजिट डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती। मैं आपको पहले भी वाली बात तो बोल चुका हूं। इसलिए आप हमेशा Q को इस तरह के केस में जब डायरेक्शन निकाल रहे हो तो विथ साइन लिखें। फिर से मुद्दे पे आते बेटा, अभी ये चार्ज पॉजिटिव है, ये रहा आपका V, ये रहा आपका R। पहले अपना हाथ फैला दो V की तरफ, किसी बच्चे ने ही फैला दिया। अब R की तरफ घुमाओ, R है ऐसे, अगर ऐसे घुमाओगे R की तरफ तो हाथ टूट जाएगा। सवाल करने के लिए हाथ तो बिल्कुल नहीं तोड़ना है, तो कैसे हाथ फैलाएं? अब हाथ फैला दो ऐसे, और R वेक्टर है ऐसे, तो R वेक्टर की तरफ उंगलियां ऐसे कर दो। V क्रॉस R करना है तो पहले V की तरफ हाथ फैलाना है और फिर उसको R वेक्टर की तरफ रोटेट करना है। तो V की तरफ फैला दिया हाथ, R वेक्टर है ऐसे, R वेक्टर की तरफ उंगलियां कर्ल कर दी, और उंगलियां कर्ल करते ही अंगूठा आ गया है बाहर की तरफ, तो V क्रॉस R है बाहर की तरफ। V क्रॉस R अगर बाहर की तरफ तो ऑफ कोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे आउटवर्ड्स होगा। फेयर इनफ। कोई मुझसे पूछ ले कि सर R वेक्टर ऐसे हुआ तो कोई चिंता नहीं है, सेम कहानी है, सेम कहानी है। V क्रॉस R कर, V वेक्टर है ऐसे, R वेक्टर है ऐसे, V वेक्टर की तरफ हाथ फैला, R वेक्टर की तरफ उंगलियां घुमा, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई बाहर की तरफ। सर मुझे यहां निकालना है, बिल्कुल। R वेक्टर आपके पास ऐसे, V वेक्टर ऐसे, R वेक्टर ऐसे, V क्रॉस R करो, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। V की तरफ हाथ ले जाओ और R वेक्टर ऐसे, तो R वेक्टर की तरफ उंगलियों को कर्ल कर दो। अरे ऐसे उंगलियां अगर कर्ल करेंगे तो उंगलियां तो टूट जाएंगी, एंड एज वी नो दैट कि उंगलियां तोड़नी नहीं है, तो क्या करें? अब बड़ा V वेक्टर की तरफ हाथ ऐसे ले जाओ, और R वेक्टर है यू, R वेक्टर की तरफ उंगलियां ऐसे घुमा दो, अंगूठा आ गया है अंदर की तरफ, तो V क्रॉस R है अंदर की तरफ। V क्रॉस R अंदर की तरफ, चार्ज है पॉजिटिव, तो मैग्नेटिक फील्ड भी है अंदर की तरफ। और आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ अगर दिखाना चाहो तो ऐसे क्रॉस बना दिया करो, और चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये इनवर्ट्स समझ आ गया है ना? ठीक है। बाकी मोस्टली बच्चे इस बात से बोर ही हो गए होंगे क्योंकि सबको क्रॉस प्रोडक्ट तो करना आता ही है, आता ना? ठीक है, चलिए बेटा, यह आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को लेकर वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला है बेटा वो, दैट इज बी वेक्टर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यहां से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। V क्रॉस R की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड V वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और R वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू R वेक्टर। इन दोनों बातों को कंबाइन करके मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में आपके V वेक्टर और R वेक्टर होंगे। जैसे V वेक्टर और R वेक्टर दोनों बोर्ड के प्लेन में है, दोनों बोर्ड के प्लेन में है, तो आपका जो बी वेक्टर है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो आउटवर्ड्स हो चाहे वो इनवर्ड्स हो, होंगे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड
is perpendicular to the plane containing v वेक्टर एंड r वेक्टर। जिस प्लेन में आपके v वेक्टर और r वेक्टर होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर आएगा। यह है बेटा हमारे पॉइंट चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। अब मैं ना थोड़ी सी एक बात और बोलना चाहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बात का कोई बहुत बड़ा यूज आएगा तुम्हारे IIT JEE के एग्जाम, एडवांस के एग्जाम में, इवन मेन के एग्जाम में कोई यूज आएगा, बट स्टिल थोड़ा मुझे फैसिनेटिंग लगती है इसलिए बोल रहा हूं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। जरा सोचो, चार्ज की वेलोसिटी है ना, वो तो अलग अलग ऑब्जर्वर के अलग अलग, और अगर ऑब्जर्वर के लिए अगर चार्ज की वेलोसिटी अलग अलग होगी तो ऑफ कोर्स हर ऑब्जर्वर के लिए एक ही चार्ज पार्टिकल के कारण एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो सकती है। हालांकि इस बात को पचाने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ऐसे बता रहा हूं कि ऐसा होता है। हो सकता है कि आप इस बात को आगे जाके कभी IIT जाओ, अच्छे कॉलेज जाओ तो वहां पढ़ोगे इस बात को, बट मैं ऐसे बता रहा हूं कि ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, and if velocity depends on observer it also means that magnetic field also depends on the reference frame or observer। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि magnetic field due to point charge depends on reference frame और ऑब्जर्वर। रेफरेंस फ्रेम और ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम और ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है इसका? इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का सामने तरफ v है और मैं भी अगर इसके साथ साथ v वेलोसिटी के साथ साथ जा रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, और मेरे रेस्पेक्ट में अगर चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब v0 है, और अगर v0 है तो उसके कारण किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अजीब लग रहा होगा लेकिन सच ही है, ठीक है, यार ऐसे ही काम चल रहा है। चलिए बच्चों, हालांकि उसके कारण और मैथमेटिकल इफेक्ट आते हैं, उनको हम बाद में कभी देखेंगे अगर कोर्स में हो बात तो बात। आगे चलें, नेक्स्ट ये था हमारा पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying wire। कोई वायर है जिसमें करंट है, उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बायोट Savart's law। It is also known as Biot-Savart's law। ठीक, सुनिएगा बेटा, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे वायर है जिसमें करंट जा रहा है I, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट है ऐसे, जिसकी लेंथ है बेटा लेट से डीएल वेक्टर ही मान सकते हो, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन है। इसके कारण यहां आर वेक्टर पे कोई पॉइंट पी है, मैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, ये जो डीएल वेक्टर है इसको हम करंट एलिमेंट बोलेंगे,
क्या नाम दे रहे बच्चों? इट इज योर करंट एलिमेंट। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो अगर थीटा है तो सबसे पहली बात तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, अगेन बड़ा एक्सपेरिमेंटली है, वो अंदर की तरफ आती है। छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी आती है, इसलिए मैं उसको डीबी कह रहा हूं। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैं एक बार इसको इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और कुल मिलाकर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ठीक है, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो आएगा ऊपर नीचे अगेन आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को बाहर निकालो बच्चों, dl क्रॉस आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। dl क्रॉस आर मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा? dl इंटू आर इंटू साइन थीटा। ऊपर नीचे से एक आर कैंसिल तो आर स्क्वायर आपस से बच जाएगा। डायरेक्शन चेक कर लो, dl क्रॉस आर कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर राइट हैंड लेना है खुद का, तो ये रहा आपका dl वेक्टर, ये रहा आपका आर वेक्टर। dl वेक्टर की तरफ हाथ ले गए, आर वेक्टर की तरफ घुमाएंगे नहीं, dl वेक्टर की तरफ हाथ ले गए, आर वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर की तरफ यूं घुमाएंगे, dl क्रॉस आर आएगा अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। अंदर की तरफ dl क्रॉस आर से आ रही है, बड़े आराम से हम वेक्टर फॉर्म से इस तरह से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। चलेगा? तो अगर आपको बायोट-सैवर्ट लॉ अगर देखना है तो दिस इज योर बायोट-सैवर्ट लॉ। किसी छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसको बताने के लिए हमारे पास ये बायोट-सैवर्ट लॉ है। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, हालांकि मैं ना आप लोगों को फील आए इसलिए मैं इसको हल्का सा है ना एक तरीके से और बताना चाहता हूं, सुनिएगा। ये आ चुका बच्चों, मैं एक छोटा सा बात और बताना चाहता हूं, सुनिएगा। ये जो तार है ना, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये तार आपको दिखने में ऐसा दिखेगा, जूम करोगे तो ऐसा छोटा सा तार यूं दिखेगा। करंट जा रहा है ऐसे, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं ऐसे। पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे, और उनकी इस वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम बोल सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मुझे इस तार के कारण यहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जिसका आर वेक्टर है ऐसे। अब आर वेक्टर चाहे आप तार से मान लो चाहे किसी इलेक्ट्रॉन से मान लो, एक ही बात है। और इतना छोटा है कि चाहे आप इस इलेक्ट्रॉन से लिखो चाहे इस इलेक्ट्रॉन से, चाहे इलेक्ट्रॉन से, लगभग आर वेक्टर सबके लिए बराबर है। आप तो सिर्फ हो सके कि इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखो तो सही बात, अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से। आप बोलोगे सर अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। याद करो बच्चों, क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू माइनस ई वी मतलब उसकी वेलोसिटी इज वीडी वेक्टर, वी क्रॉस आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। बढ़िया किया मैंने। चलिए बच्चों, ठीक है, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से लिखी है, अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से लिखी है। मुझे तो सबकी वजह से लिखनी है,
तो आप बोलोगे सर सबकी वजह से मोर और लेस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम ही आएगी, क्योंकि ये मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है, छोटा सा एलिमेंट है तो सबके लिए r डिस्टेंस बराबर है, r वेक्टर बराबर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबकी बराबर है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर इतने से वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सुनना, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सुनना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद करो ये वर्ड बेटा हम पहले से पढ़ चुके हैं, शायद स्मॉल एन लिखा था उस टाइम पे, स्मॉल एन लिख दूं वापस से, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वापस से बोलता हूं, यहां पर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, तो मेरा प्लान है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर लिखने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम मैं जानता हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू यहां से यहां तक की लेंथ, दैट इज डीएल, दैट इज डीएल। ये मैग्नेटिक फील्ड है अकेले इलेक्ट्रॉन की, और इतने से वॉल्यूम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई है वो आ गई है माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 VD क्रॉस R अपॉन R⁻³ इंटू NaDL। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, और मेरे ख्याल, अरे ई रह गया यार, मैं इसको और सिंप्लीफाई करने के मूड में हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 DL क्रॉस R अपॉन R⁻³ इंटू NaEVD। मैंने VD की जगह DL लिख दिया। VD और DL में अंतर किस बात का है, VD है ऐसे, और आपको जो DL है उसकी डायरेक्शन है करंट की तरफ, करंट एलिमेंट के पास डायरेक्शन किस तरफ है, करंट की तरफ, सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का अंतर है। और सर ये माइनस कहां गया बेटा, माइनस तो वहीं चला गया, माइनस तो वहीं चला गया। आपका जो ये VD है ये और आपका DL वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि माइनस VD की डायरेक्शन और DL वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है, तो मैंने उन दोनों वो माइनस को मैंने वहां मैनेज कर दिया। मैंने जानबूझ के ऐसा इसलिए लिखा कि आप लोगों को ये दिखा सकूं, देखो ये क्या है, मेरे बच्चे बोले सर याद आ रहा है NaEVD, यही तो हमारा करंट है, और करंट अगर हमारे पास ये है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला आ गया है। क्या फॉर्मूला आ गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 I इंटू DL क्रॉस R अपॉन R⁻³। आई रियली होप आप इस बात को समझ गए होंगे। मैंने माइनस VD की डायरेक्शन DL वेक्टर की तरफ है, तो मैंने बड़ा वो माइनस को वहां पर मैनेज कर दिया, बाकी तो सब कुछ सारी कहानी बिल्कुल आराम से। हालांकि फॉर्मूला तो वही आएगा, लेकिन मुझे लगा किसी वजह से कुछ शायद ये भी पसंद हो। DL वेक्टर के पास डायरेक्शन जो होगी वो वही होगी सेम एज करंट। सर लेकिन करंट तो वेक्टर नहीं है, अरे वेक्टर ना हो डायरेक्शन तो होती है ना, तो लगा दो उस डायरेक्शन को, और तो मतलब डायरेक्शन से मतलब है, तो मैं इस बात से मतलब थोड़ी है ना एग्जैक्टली कोई वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तुम लोगों को, है कि नहीं? ठीक है बेटा, इस बात को समझ गए। फॉर्मूला हमें याद करना है, और डायरेक्शन देखो DL क्रॉस। अच्छा डायरेक्शन पे और बातें करते हैं, हालांकि मुझे थोड़ा ऐसे फील आ रही है कि मैंने ये डायरेक्शन पर कुछ ज़्यादा ही बातें करके आप लोगों को बोर किया है, लेकिन चलिए हो सकता है बेटा कई बच्चों को ये डायरेक्शन ना पसंद हो थोड़ी सी। सुनिएगा बच्चों, अगर आपके पास कोई इस तरह का तार है, छोटा एलिमेंट लिया ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, तो आपका DL वेक्टर भी है ऐसे, और मुझे यहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो ये है आपका R वेक्टर। करंट जा रहा है ऐसे, DL वेक्टर है ऐसे, R वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो DL क्रॉस R की तरफ होगी। DL क्रॉस R अभी करते हैं।
डीएल की तरफ हाथ ले जाओ, ले गए, आर की तरफ उंगलियां मोड़ दो, नहीं मुड़ेंगी, डीएल की तरफ ऐसे ले जाओ, अब मुड़ जाएंगी, अब आर की तरफ उंगलियां मोड़ दो, मोड़ दी, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, डीएल क्रॉस आर आ गया अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, निकाल देंगे। डीएल वेक्टर है ऐसे, आर वेक्टर है ऐसे, डीएल क्रॉस आर करो, अभी करते हैं। डीएल की तरफ हाथ ले गए, आर वेक्टर ऐसे, उसकी तरफ उंगलियां घुमाई, नहीं ऐसा नहीं घुमाएंगी। अब डीएल की तरफ हाथ ऐसे ले जाओ, आर वेक्टर है ऐसे, आर वेक्टर की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो ऐसे, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ। फेयर इनफ। तो डीएल क्रॉस आर से आप बड़े आराम से इस तरह से मैनेज कर सकते हो, कर सकते हो। इसका एक शॉर्टकट और है, आपको ऐसा आना चाहिए बच्चों, लेकिन एक शॉर्टकट और है, ये एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा कि शॉर्टकट भी अच्छे से यूज कर सकते हो। मान लीजिए किसी तार में करंट है ऐसे, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहां पर, तो एक काम करो, और राइट हैंड लो, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा लगा दो ऐसे, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां यूं फैला दो, हथेलियां फैला दी। अब हथेलियां जिस तरफ पॉइंट कर रही है, ये हथेली है, ये हथेली पॉइंट कर रही है ऐसे अंदर की तरफ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ऐसे देखो, करंट है यूं, तो अंगूठा कर दिया करंट की तरफ, मुझे इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस तरफ हथेली फैला दो ऐसे। अब हथेलियां पॉइंट कर रही है ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे अंदर की तरफ। सो मुझे यहां निकालना है, सेम सेम, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा, जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ अपनी हथेलियों को ऐसे फैला दो, फैला दी। हथेलियां पॉइंट कर रही हैं, हथेलियां फेस कर रही हैं आपकी तरफ, आपकी तरफ, हथेलियां फेस कर रही हैं आपकी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा आपकी तरफ, आपकी तरफ ऐसे आउटवर्ड्स, जिस तरफ हथेली फेस कर रही हो उस तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से ना हम बड़े आराम से इस बात में यूज्ड टू हो जाएंगे कि ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान है, ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान है। जैसे मान लो बेटा करंट है ऐसे, यूं जा रहा है, मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चिंता वाली बात नहीं है, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ऐसे अंगूठा लगा दो। कहां करंट निकालना है? यहां पर, यहां की तरफ हथेलियां फैला दो, फैला दी, हथेलियां पॉइंट कर रही है अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे, तो आप कह सकते हो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। सर यहां निकालनी हो तो यहां निकाल लो, कहां नहीं गई, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ अंगूठा, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैला दो, हथेलियां पॉइंट कर रही है बाहर की तरफ, आपकी तरफ, तो आप बोलते हैं सर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे बाहर की तरफ आउटवर्ड्स। तो थोड़े एक्सपीरियंस से हम बड़े आराम से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लिख सकते हैं, कोई बहुत इतना बड़ा इशू ये है नहीं यार, है ना। ठीक है, आगे चलो बच्चों, बड़ा समझ तो गया ना। हालांकि अपन अगले 2 दिन तक डायरेक्शन निकालते रहेंगे तो कभी ना कभी तो याद हो ही जाएगा सब कुछ, है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार में पहले में समझ जाए तो बहुत ही बढ़िया। और डीएल क्रॉस आर तो आसान है ही यार, डीएल क्रॉस आर तो बिल्कुल आसान है। डीएल क्रॉस आर में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, डीएल क्रॉस आर में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सुनिए बेटा, अब एक बात और इंपॉर्टेंट सी बात है, थोड़ी थ्योरेटिकल बात है, सुनिएगा। हमने ये कहा कि चार्ज पार्टिकल जो है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। क्या करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगी क्या? सोचो जरा, करेगी क्या? सोचते मेरा, एक करंट कैरिंग वायर है, मैंने उसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया, ऐसे वायर है जिसको मैंने थोड़ा जूम करके दिखा दिया ऐसे। मान लो करंट है ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नीचे की तरफ, कितनी वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन्स तो आप बोलो सर फिक्स है, वो तो वहीं है, कहीं नहीं जा रहे। और ऑफ कोर्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नीचे की तरफ, करंट जा रहा है ऐसे उसके कारण ऊपर की तरफ, और ऑफ कोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ। सब बातें परफेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, इस बात को सोचने के लिए मैंने एक ऑब्जर्वर दिखा दिया आपको यहां पे, और ये जो ऑब्जर्वर है इसके पास मैंने नीचे की तरफ एक वेलोसिटी दे दिया, लेट्स से vd। अब आप सोचो आराम से, कम से कम अगले 15-20 सेकंड तक सोचो और पता बताओ कि इस ऑब्जर्वर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जितनी पहले आई थी उतनी ही होगी या डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी तो वो कम होगी, ज़्यादा होगी, ज़ीरो होगी, नॉन ज़ीरो होगी, से समथिंग, से एटलीस्ट समथिंग। यार सर ऐसा ऐसा होगा। पॉइंट चार्ज के कारण तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर डिपेंड करती है। अब बात करें करंट कैरिंग वायर की, तार है जो करंट, जिसके अंदर करंट है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर डिपेंड करेगी नहीं करेगी, इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। सोच लिया? मैं आंसर देता हूं, नहीं करेगी डिपेंड। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पर तार के कारण कितने मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड नहीं करेगी। सर कैसे नहीं करेगी? अगर ये ऑब्जर्वर भी नीचे की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाएगा तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है तो सर रेस्ट पे आ जाएंगे, और सर ये सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे आ गए तो उनके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा। पहले इन इलेक्ट्रॉन्स का ही जो मूवमेंट था उसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड आई थी, हमने डेरिवेशन भी की थी। और अगर मैं नीचे की तरफ अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अगर नीचे की तरफ जा रहा हूं तो सर मुझे तो लग रहा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो रेस्ट पे आ गए, और सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर रेस्ट पे आ गए हैं तो सर मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो आनी चाहिए। पहले नॉन जीरो थी, सर अब जीरो है, तो सर इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पर डिपेंड करना चाहिए। नहीं, आपने एक हल्की सी चीज कंसीडर नहीं की, वो आप देखिए, ये जो तार है इसमें क्या सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स ही है क्या? प्रोटॉन्स नहीं है क्या? सर प्रोटॉन्स तो है लेकिन वो तो रेस्ट पे हैं, कोई बात नहीं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये प्रोटॉन्स रेस्ट पे थे, इस कारण से हमने कभी इन प्रोटॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखी भी नहीं थी। लेकिन अब जब आप खुद नीचे की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नीचे जाने लग गए तो आपको ये जो स्टेशनरी प्रोटॉन्स हैं ये स्टेशनरी थोड़ी दिखाई देंगे, आपको तो ये सारे के सारे प्रोटॉन्स ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाते हुए दिखाई देंगे। आपको तो ये सारे के सारे प्रोटॉन्स ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाते दिखाई देंगे। तो अगर आप स्टेशनरी हो, तो आपको प्रोटॉन्स रेस्ट पे नजर आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाते हुए नजर आएंगे, और उनके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखी, कितनी आती है मुझे पता है। अगर आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे नजर आ रहे हैं लेकिन प्रोटॉन्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से, बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब तुम स्टेशनरी थे तो इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड थी, और जब तुम मूव करने लग गए तो अब प्रोटॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, और उतनी ही आ गई है, डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन के कारण नीचे जा रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और प्रोटॉन के कारण ऊपर जाने से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, डायरेक्शन तो सेम आएगी, क्योंकि फॉर्मूला में Q इंटू V क्रॉस R होता था। चार्ज नेगेटिव और वेलोसिटी V भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दोनों माइनस माइनस क्या जाएंगे, कैंसिल। पॉजिटिव चार्ज के कारण चार्ज भी पॉजिटिव, VD पॉजिटिव, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड तो सेम आएगी। तो आप, इसका मतलब अगर आप रेस्ट पे थे तो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन आप देख पा रहे थे, जब आप इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ चलने लग गए तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ गए, लेकिन प्रोटॉन्स अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लग गए। वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाले जो प्रोटॉन्स थे उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड मोर और लेस वही आ गई जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण थी। सर ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ Vd/2 वेलोसिटी से जाऊंगा, तो अगर आप Vd/2 वेलोसिटी से नीचे जाओगे तो आपको ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे की तरफ Vd/2 से जाते हुए नजर आएंगे, और ये प्रोटॉन्स ऊपर की तरफ Vd/2 वेलोसिटी से जाते हुए नजर आएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन के कारण जितनी मैग्नेटिक फील्ड पहले आ रही थी उसकी हाफ हो गई है। इन प्रोटॉन के कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, लेकिन अब उतनी आ गई जितनी इलेक्ट्रॉन के कारण है, वो B/2 और B/2 मिलकर वापस से क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी, उन दोनों को जोड़ दो और अगेन रिजल्ट तो वापस से सेम आ जाएगा। तो आपकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। आपने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि हमारी वेलोसिटी पर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा। हमारी वेलोसिटी, हमारे रेस्पेक्ट में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं वेलोसिटी निकाल भी लूंगा तो उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो मोर और लेस वही आ गई जो हमारे पास ग्राउंड से मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। अच्छी बात है, बढ़िया बात है, पॉइंट लिख सकते हो आप,
आप इस बात को बहुत ही स्ट्रेस देके बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट doesn't depend on observer। सर अकेले चार्ज का तो किया था, बट अकेले चार्ज को तो करना ही था, क्योंकि अकेले चार्ज की वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में अलग अलग आएगी। आप अगर अलग अलग वेलोसिटी से दौड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग आ जाएगी। लेकिन इस केस में तो क्या हुआ कि आपके रेस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे आ गए तो प्रोटॉन्स में आपको मूव होते दिखाई देंगे। अगर आपके रेस्पेक्ट में प्रोटॉन्स अगर रेस्ट में तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागते हुए नजर आएंगे। तो कोई ना कोई तो भाग ही रहा होगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड तो आ ही जाएगा। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी, इसमें है ना, हम कुछ कर नहीं सकते यार। ठीक है बच्चों, चलिए, है ना, बहुत ही थ्योरेटिकल सी बात थी। आज के लिए इतना ही। होमवर्क हीट ट्रांसफर की शीट निपटाओ, वही काम है। इसके अलावा अब HCV से तुम थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बाद वाला है और मैग्नेटिक फोर्सेस पहले वाला है। पहले वाला चैप्टर के बाद स्किप कर देना, दूसरा चैप्टर अगर चाहो तो रीड आउट कर सकते हो। हालांकि मैंने ऐसे मैंने अभी तक कोई बात छोड़ी नहीं है, ना ही मैं छोड़ूंगा। इवन मैं तो सारे डेरिवेशंस वगैरह भी कराऊंगा। तो तुम लोग है ना मैनेज कर लेना। पढ़ना चाहो पढ़ लो, तुम्हारा मन करे तो, तुम्हारे पास टाइम हो तो बेटा पढ़ लो, ना टाइम हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।